अब इससे आगे वर्णमाला कंप्लीट हो गई है। अब इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चनों के हिसाब से, जितने क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जाने होते हैं। कई बार हिंदी वर्णमाला में अंग अह को क्या कहते हैं? अयोग्य भाग कहते हैं। सौ 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 ह संघर्षी व्यंजन है। क ग ज फ जिसके नीचे बिंदी लगी है वो अरबी फारसी की ध्वनियां हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है इसको अकारांत बोलते हैं। जिनके अंत में आ आता है उनको अकारांत बोलते हैं। आ पश्च स्वर है, आ पश्च स्वर है। नाक व मुंह दोनों से संबंध अनुनासिक, जिनका नाक और मुंह दोनों से जिन स्वरों का संबंध होता है, जिन वर्णों का संबंध होता है उनको अनुनासिक बोलते हैं। जैसे स्वर 11 व 13 होते हैं। हर वर्ग का 5वां वर्ण अनुनासिक होता है। हर वर्ग का 5वां वर्ण अनुनासिक होता है। इसका संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। हर वर्ग का 5वां वर्ण अनुनासिक होता है। चौ छ जौ छ यो, क ख ग घ गो, चौ ठो डो डो ण, तो थो द द। इसका न जो है वो क्या है? अनुनासिक है। वर्तनी का मानक रूप हिंदी भाषा में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार लिया गया है। अब संक्षेप में हर वर्ग का स्वर प्लस सघोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण मैंने बोला था कि इसमें से अवश्य एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। वर्ण जितने भी क्वेश्चन वो हिंदी के जो टेस्ट होंगे उनमें से वर्णमाला से जरूर दो तीन क्वेश्चन आते ही आते हैं। स्वर प्लस तीसरा चौथा और पांचवा सघोष हो गया और हर वर्ग का पहला दूसरा अघोष हो गया। विषम संख्या पहली तीसरी और पांचवा अल्पप्राण हो गया और सम दूसरा और चौथा महाप्राण हो गया। अब आज वर्णमाला समाप्त हुई दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार दोस्तों, ज्ञानधारा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप आई होप अच्छे ही होंगे। और कल हमने स्वर वर्णमाला में स्वर, कल की वीडियो में आपने स्वरों को पढ़ा और आज हम व्यंजन से शुरू करेंगे। तो स्वर तो आपको पढ़ा लिए थे, कम्प्लीटली हो गए थे। अब आज हम व्यंजन शुरू करेंगे। वर्णमाला के जो दूसरा भाग है, पहला स्वर हो गया, दूसरा व्यंजन हो गया। स्वरों की अब व्यंजन क्या होते हैं? देखो, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन होते हैं। जो जिनको बोलने में स्वरों की सहायता ली जाए, मतलब अकेले नहीं बोले जाते हैं, उनको कहते हैं व्यंजन। जिनको बोलने में स्वरों की सहायता ली जाए उनको कहते हैं व्यंजन। कुल व्यंजन होते हैं 39। कुल व्यंजन होते हैं 39। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिलाया जाता है। प्रत्येक व्यंजन के बोलने में, जैसे क, अगर क अकेला हो उसके नीचे हलंत लगा हो तो उसमें स्वर भी होता है। और अगर क पूरा हो तो उसमें क्या होता है? अ, क प्लस अ हो जाएगा, क हो जाएगा। चौ प्लस अ, चौ पूरा। परंपरागत रूप से व्यंजन 33 माने जाते हैं। परंपरागत रूप से कई किताबों में 33 भी लिखा गया है। परंपरागत रूप से व्यंजन 33 माने गए हैं। ड ढ द्विगुण व्यंजन जोड़ करके 35 हो गए हैं। ड और ढ द्विगुण व्यंजन जोड़ करके 35 हो गए हैं। और अब छ तर ज्ञ स्र संयुक्त व्यंजन जोड़ करके आपके हो गए हैं 39 हो गए हैं। ड ढ द्विगुण व्यंजन जोड़ करके, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ड ढ द्विगुण व्यंजन है। अब चतुर स्र संयुक्त व्यंजन है। कैसे संयुक्त हुए ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी पिछले देखे और फिर तभी आगे बढ़े। तो कुल मिलाकर के 52 वर्ण और स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर के तब जाकर के क्या बने? 52। अब हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। व्यंजनों को अलग अलग भागों में बांटेंगे। कैसे व्यंजन? पहला हो गया स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, कंठ, तालु या मुंह के किसी स्थान, कंठ को या तालु को या जीभ को या मूर्धा को या दांत को या ओंठ को स्पर्श करते हवा निकले तो उसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। नाम से ही स्पष्ट है, स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, मतलब किसी चीज का, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा जिस भाग को, मुंह के जिस भाग को स्पर्श करते हुए, जिस भाग को टच करते हुए बाहर निकले तो उस तब बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। जैसे क बोलो तो आप हवा कहाँ से निकलेगी? कंठ से। क आवाज कहाँ से आई? कंठ से। कंठ है, तब इसको बोलते हैं कंठ। चौ देखो जीभ किसमें जा रही है? तालु में। चौ तालु हो जाएगा। मूर्धन्य, तो ऊपर मूर्धा में जा रही है, मूर्धन्य। तो जीभ किसको टच कर रही है? दांतों को, दंत हो जाएगा। ओष्ठ प में ओ, दोनों ओठ क्या हो रहे हैं? ओष्ठ को टच करते हुए बाहर आ रही है तो प हो जाएगा। इस प्रकार से कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, इस प्रकार से हमें इसको डिवाइड करना है। अब आगे हो जाएगा
आगे के जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो अल्पप्राण महाप्राण से आते हैं या अघोष सघोष से आते हैं, कंठ तालव्य मूर्धन से कि चवर्ग किस में आता है, कंठ में, तालव्य में, मूर्धन में, या 24 से एक वर्ण दिया होगा कि ये कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है, तो आपको इस प्रकार से याद कर, आप हाथ पे गिन करके याद कर सकते हैं। कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत उष्ण अंतस्थ ऊष्म, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत अंत अंतस्थ ऊष्म। तो इसमें कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और आप गिन करके हाथ करके कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत उष्ण 5 हो गए, और कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग 5 हो गए। तो इस प्रकार से आपको ज्ञात आसानी से हो जाएगा। हमेशा किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष होता है। अघोष और सघोष में आपने कैसे फर्क करना है, अ पहले आता है और सौ बाद में, वर्णमाला में अ पहले आया और सौ बाद में आया, तो पहला और दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष, और वो तभी होगा जब आपको वर्णमाला याद होगी। तो वर्णमाला हमेशा याद रखनी है, तभी पता चलेगा कौन सा बाद का वर्ण है, कौन सा पहला वर्ण है। वर्णमाला का पहला और दूसरा अक्षर अघोष, अ वर्णमाला में पहले आता है, सौ वर्णमाला में लास्ट में आता है। इस प्रकार से आप याद करोगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। इसका किसी भी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर अघोष हो जाएगा, तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर सघोष हो जाएगा। बाद के 3 अक्षर सघोष होते हैं, पहले दो वर्ण अघोष होते हैं। अब है अल्पप्राण और महाप्राण। पहला और तीसरा वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण अल्पप्राण होता है। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है। अब कैसे हम इसको अल्पप्राण और महाप्राण में, जिसके बोलने में कम समय लगे वो अल्पप्राण हो जाएगा, और जिसके बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लगे वो महाप्राण हो जाएगा। कम समय कैसे लगता है, जैसे क और ख थोड़ा लंबा खींचा, गो फिर कम हुआ, घ थोड़ा लंबा हुआ, गो कम समय लगा, तो क, ग और गो अल्पप्राण हो जाएगा। पहला, ग और गो, इसको बोलने में आप अपने मुंह से बोलोगे तो आपको पता चल जाएगा इसके बोलने में कम समय लग रहा है, ये अल्पप्राण हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका दूसरा और पांचवा अक्षर महाप्राण होता है। दूसरा और पांचवा अक्षर जिसको बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, जैसे क बोला तो कम समय लगा, ख थोड़ा ज्यादा लगा, ग बोला तो थोड़ा कम लगा, घ थोड़ा जोर पड़ा, गले में थोड़ा जोर आया तो वो महाप्राण हो जाएगा, और ग थोड़ा कम समय लगा। उसी प्रकार से च कम समय, छ थोड़ा ज्यादा समय। तो पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर अल्पप्राण, दूसरा और चौथा वर्ण क्या हो जाएगा, आपका महाप्राण हो जाएगा। अघोष, सघोष और अल्पप्राण और महाप्राण में आपको इस प्रकार से इनको डिवाइड करना है। अब आगे कुछ चवर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। कहीं कहीं चवर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहा गया है। ये क्वेश्चन बीच से पूछे जाते हैं और उस टाइम को ध्यान नहीं होता है, तो इसलिए ऐसे एक क्वेश्चन को याद करना है। कुछ चवर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। अब आगे बताऊंगी मैं इसको किस प्रकार से स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। अब हो जाएगा, पहला हो जाएगा अघोष। तार तत्व के आधार पर कैसे इसका वर्गीकरण होता है। अघोष और सघोष तो मैंने आपको वर्णमाला के हिसाब से बता दिया कि अघोष सघोष को आप आसानी से कैसे याद करोगे, लेकिन अब डेफिनेशन के हिसाब से, परिभाषा के हिसाब से बताऊंगी कि अघोष और सघोष को आप कैसे अलग अलग करोगे। वो आपको आसान याद करने के लिए जो आसान तरीका बताया कि इस प्रकार से पहला और दूसरा आपने पहले आया वर्णमाला में तो अघोष हो गया, पहला और दूसरा वर्ण आपका अघोष हो जाएगा, तीसरा चौथा वर्ण 100 बाद में आए तो सघोष हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको याद करना। और अगर आप डेफिनेशन के हिसाब से करोगे तो अघोष उच्चारण में स्वर तंत्रों में कंपन ना हो, मतलब जिसके उच्चारण में, जिसको हम बोलने में और स्वर तंत्रों में कंपन हो तो उसको बोलेंगे हम अघोष। मनी नहीं, घोष मनी कंपन, तो बोलने में कम समय लगता है, जिसको बोलने में कम समय लगता है। हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष है। जैसे को आसानी से बोला जा रहा है, कहीं ऐसे नासिक में या कहीं ऐसी कंपन जैसी आवाज नहीं आ रही है तो उसको बोलेंगे हम अघोष। हर वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है। अब सघोष उच्चारण में स्वर तंत्रों में कंपन हो, बोलने में ज्यादा समय लगे, बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लगे, उसको कहते हैं सघोष। जैसे तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है, सघोष होता है। वो मैं आपको पहले डिटेल में बता चुकी हूँ। प्राण तत्व के आधार पर प्राण का अर्थ हवा, वायु, संवेग के आधार पर से है। प्राण तत्व के आधार पर कैसे होता है,
मैंने आपको बताया था अल्पप्राण और महाप्राण। पहले मैंने आपको बता दिया आसानी से कैसे आप याद करोगे, जिसके बोलने में अल्प समय लगे तो अल्पप्राण और जिसके बोलने में ज़्यादा समय लगे, दीर्घ समय लगे तो महाप्राण। अब आप बोलोगे क को बोलने में कम समय लग रहा तो अल्पप्राण, ख महाप्राण, ग अल्पप्राण, घ महाप्राण और गौ अल्पप्राण। लेकिन अब उसके हिसाब से, परिभाषा के हिसाब से अल्पप्राण उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, उच्चारण करते समय जब मुख से कम हवा निकले तो वो अल्पप्राण। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण और हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। इसके हवा मुख से ज्यादा निकले, जैसे क, ख, ख तो महाप्राण हो जाएगा। अब हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, य, र, ल, वो। अब सघोष होते हैं और अल्पप्राण होते हैं। इस चीज को विशेष याद रखना, कई बारी वर्णमाला के हिसाब से याद तो रह जाता है लेकिन वो पूछते कुछ और है। य, र, ल, वो ये सघोष है और अल्पप्राण है, ये सघोष है और अल्पप्राण है। ऊष्म संग्रसी जो ऊष्म वर्ण है वो श, 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 केवल श, सौ ये तीनों सौ अघोष होते हैं और महाप्राण होते हैं। और ह सघोष है और महाप्राण है, ये अलग हो गया, सौ सघोष है और महाप्राण है। उपक्षिप्त वर्ण जैसे ड, ढ है, ये मूर्धन्य है, सघोष है, अल्पप्राण है। और ढ क्या है, सघोष है और महाप्राण है। एक अल्पप्राण हो गया और एक महाप्राण हो गया। इनको नोट कर लेना और इनको अच्छे से याद कर लेना। तो ये अलग से आप कंफ्यूज में डालने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं। अब होता है, आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि हर वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष और हर वर्ग का और प्लस स्वर। स्वर सारे क्या होते हैं, सघोष होते हैं। अनुस्वार व विसर्ग लेखन की दृष्टि से स्वर और उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अक्षरोत्तर और ग्यूं जो होते हैं संयुक्त अक्षर हैं, ये दो अक्षरों से मिले होते हैं, अक्षरोत्तर और ग्यूं। व्यंजन के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। अक्षरों में क प्लस क वाली 100 प्लस 6 होता है। त्रो में तो धन त्रो होता है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, त्रो कैसे बना हुआ है, अक्षर कैसे किस किस से बना हुआ है, और आपको 3-4 ऑप्शन दिए होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन को जोड़ा गया है। ज्यों, जौ और ग्यों, स्रो, शो और रो। अब है गौ, यों, अणो, ढो, मतलब हर वर्ग का पांचवा अक्षर से कोई शब्द शुरू नहीं होता। इस जो वर्णमाला का जो पांचवा अक्षर है, हर वर्ग का पांचवा अक्षर है, इससे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। जैसे होता है ना, क, ख, ग, घ, गौ खाली, चौ, चौ, जौ, 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 यों खाली, तो ये क्या जाते हैं, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गंगा, घ से घड़ी और गौ खाली, इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। हर वर्ग का, अब ये देखो, हर वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण अघोष होता है और स्वर भी क्या होते हैं, और हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर और स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। हो हमेशा सघोष होता है। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण, जैसे विषम संख्या, अब इस प्रकार से भी अल्पप्राण और महाप्राण को आप याद रख सकते हो। विषम संख्या अल्पप्राण और सम संख्या महाप्राण। 2, 4, जो 2 होगा 4 होगा, सम वो महाप्राण और जो विषम होगा वो अल्पप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण को याद रखने के लिए आप इस ऐसा आसान तरीका भी अपना कर सकते हैं कि जो विषम है वो विषम अल्पप्राण है और सम संख्या महाप्राण है। हर वर्ग का पांचवा वर्ण, हर वर्ग का पांचवा वर्ण अनुनासिक होता है। कई बार पूछा जाता है कि नौ क्या है, अघोष है, सघोष है, अल्पप्राण, महाप्राण और अनुनासिक दिया होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, अनुनासिक है। अच्छा, दिल्ली, एक बार क्वेश्चन में आया था कि दिल्ली कौन सा वर्ण है, तो इसमें द्वित्व वर्ण है। दिल्ली क्या है, द्वित्व वर्ण है। द्वित्व वर्ण इसको कहते हैं, द्वित्व व्यंजन इसको कहते हैं, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व। दिल्ली द्वित्व, द्वित्व। यों नासिक्य वर्ण है, यों क्या है, नासिक्य वर्ण है।